विभाग विनोद में मैं एस अनुरोध आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की उस राजनीति पर जिसके हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले उप मुख्यमंत्री बनने वाले भतीजे अजीत पवार की मंशा को लेकर उठ रही है। यह पूछा जा रहा है, चर्चा है कि क्या एक बार फिर अजीत पवार कोई क्रांति करने वाले हैं? क्या कोई भूचाल लेकर के आने वाले हैं? इसके कारण मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों जब दो दुनियाओं के एक शिविर अपने मंथन शिविर में अपने गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उनका अपना गुट है, उस विशेषकर मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र में मातोश्री के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, यह छुपा हुआ नहीं है। और इसमें वो राजनीति है, हर कोई अपने सुविधानुसार किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष या गुट विशेष का समर्थन लेता है, उनका उपयोग करता है। और इस मामले में अजीत पवार उनके लिए एक मोहरा साबित हो रहे हैं। अभी अजीत पवार ने घोषणा की है कि वे बारामती समेत उन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां शरद पवार का प्रभाव है। यह यूं ही नहीं हो सकता, इसके पीछे एक कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। हालांकि ठीक है, चुनाव है, लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वे ठाकरे के विरुद्ध उम्मीदवार उतारेंगे, यह उन्होंने कहा। लेकिन इसका भी लाभ किसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ऐसे में अब फिर से उन बातों को याद करना पड़ता है और उसी के अंतर्गत यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर अजीत पवार चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में। उन्होंने कहा कि 2024 को चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए, मतलब उसके बाद कोई विस्फोट होगा, फिर कोई क्रांति लाएंगे। अजीत पवार की मंशा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने की रही है और इसे उन्होंने कभी छुपाया नहीं। स्पष्ट शब्दों में कहा भी कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ध्यान रहे, बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पाले में लिया, उन्हें समर्थन दिया, उप मुख्यमंत्री बनाया, तो इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। और वह रणनीति स्पष्ट है, क्योंकि इनके माध्यम से वे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को निशाने पर लेना चाहते हैं। जब तक इन दोनों को वे मटिया मेट नहीं कर देते या उनका प्रभाव कम नहीं कर देते, इनकी अपनी मंशा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की पूरी कभी नहीं हो सकती है। यह उनकी रणनीति है। और इसमें मोहरे के रूप में जब अजीत पवार उन्हें मिल गया है तो उसका उपयोग करेंगे, वे खुलकर करेंगे। और अजीत पवार के चूंकि अपनी मंशा है मुख्यमंत्री बनने की, तो यह देखना होगा 2024 के बाद। अभी तो लोकसभा चुनाव निपट जाए, उसके बाद देखना होगा कि फिर अजीत पवार का अगला कदम क्या होता है। ध्यान रहे, समय समय पर अजीत पवार हमेशा स्वयं इस सरकार को, एक नाथ शिंदे सरकार को भी असहज स्थिति में डालते रहे हैं। हमेशा उनका रहा है उद्देश्य, क्योंकि यह हालांकि बाद में उसका स्पष्टीकरण आया है ना। उन्होंने एक बार कैबिनेट की बैठक में वो नहीं गए थे। बहुत सारी बातें हुई, उनके मन की बातों की इजहार किया गया कि कहीं वो कोई नाराजगी है। लेकिन बाद में ये पता लगा कि वो खुद उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ थे, अस्वस्थता के कारण नहीं गए। लेकिन सिर्फ वह कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यह तो कह नहीं सकते कि मैं नाराज हूं इसलिए नहीं गया कैबिनेट। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की बैठक में नहीं जाएंगे, उन्हें कुछ कहना नहीं था। लेकिन ये बात यहाँ के राजनीतिक हलकों में फैली कि उनकी नाराजगी है, और शायद यही कारण है
कि अभी तक अजीत पवार अपनी मर्जी से अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कोई दबाव या हस्तक्षेप किसी का नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, वे अपने एक लक्ष्य को लेकर सामने चल रहे हैं, इसलिए फिलहाल वो किसी को नाराज नहीं करना चाहेंगे, चाहे वे अजीत पवार को या फिर कोई अन्य नेता हो, क्योंकि उनके सामने 2024 का लोकसभा नहीं, उसके बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिसकी रणनीति तैयार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और उनके यहां मौजूद है देवेंद्र फडणवीस जैसा एक चेहरा, जो सिर्फ राजनीति में नहीं, सामाजिक स्तर पर उनकी एक विशिष्ट, एक ईमानदार और एक कुशल प्रशासक के रूप में हुई है, एक तेज तर्रार नेता के रूप में हुई है, और उनकी गिनती अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पंक्ति में होने लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पंक्ति को देखें, अगर उसे सूचीबद्ध करें, तो हम पाएंगे कि देवेंद्र फडणवीस एक सफल, एक कुशल राजनेता के रूप में उभरे हैं, जिन्हें जनता ने स्वीकार किया है और उन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त है, इसमें कहीं दो संदेह नहीं। ऐसे में जब अजीत पवार बार बार पलटी खाने में इशारा कर रहे हैं, तो यह भी एक दबाव की ही राजनीति हो सकती है। ध्यान रखें, जो बार बार वो बोलते हैं, अपनी इच्छा की इजहार करते हैं, तो यूं ही नहीं, उनकी अपनी नीति है कि वो दबाव हमेशा बनाए रखो, और वे खबरों से बाहर अभी नहीं जाना चाहते, खबरों में बने रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो ताजा खुलासा है शरद पवार को लेकर कि काका को पता था मेरी योजना का, उन्होंने कहा था कि तुम सरकार में चले जाओ, यह अब क्यों कहा? इसके भी कारण मौजूद है, चूंकि वो, जैसा मैंने कहा, कि वे खबरों में बने रहना चाहते हैं और अपनी मजबूती को वो हमेशा चिन्हित करते रहना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो इस मामले में इन्हें लेकर जो मजबूरी है, उसका पूरा इस्तेमाल अपने हक में करना चाहते हैं अजीत पवार। लेकिन यहां वे भूल जाते हैं कि फिलहाल सरकार को कोई संकट उनके कारण पैदा होने वाला नहीं है। एकनाथ शिंदे गुट के समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी मिलकर उनको पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा, इस बात को जान ले। भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें अभी स्वीकार कर रही है या उनके हर बातों को, असहज बातों की अनदेखी कर रही है, तो सिर्फ इसलिए कि अभी वे अजीत पवार का भरपूर उपयोग ठाकरे मातोश्री के खिलाफ करना चाहते हैं, शरद पवार सीनियर के खिलाफ करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक मुमरे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यहां अजीत पवार इस बात को समझ ले। अगर वे समझते हैं कि उनके दबाव के कारण, उनके प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके सामने झुकेगी, उनकी बातों को मानेगी, उनकी शर्तों पर चलेगी, तो वे मुगालते में हैं। यह राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है, देश के अनेक राज्यों में उसका शासन है, और अब वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, एक मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। अब उसे राज्य की बात छोड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देना भी सहज नहीं है। यह भारतीय राजनीति के वर्तमान का सच है। इस आलोक में अगर अजीत पवार यह सोचते हो कि हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों को स्वीकार करती जाएगी, तो वे भूल कर रहे हैं। हालांकि राजनीति है, उसमें बहुत सारे किंतु परंतु आते हैं। वो कुछ सोच कर ही अजीत पवार ने सब कदम उठाया और आगे भी उठाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी निकटता देवेंद्र फडणवीस के साथ विशेषकर है ना, यह किसी से छुपी हुई नहीं है, और शायद उनका समर्थन ही होगा कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद पर पदासीन हुए। ध्यान रखें, जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने के बाद स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी और कहा था वो मुख्यमंत्री बनेंगे,
और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा था कि हम सरकार का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये सार्वजनिक था, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। बावजूद इसके न केवल वे शामिल हुए, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया। तब उस समय बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी थी, असहज हो गए थे स्वयं देवेंद्र फडणवीस। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व का, हमारे आला कमान का आदेश है, वो मैंने स्वीकार किया है। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल के कोने में यह टीस तो अवश्य आज भी मौजूद होगी कि जिस महाराष्ट्र प्रदेश का शासन उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चलाया और सफलतापूर्वक चलाया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए, उनकी पहचान बनी, उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से एक जूनियर एकनाथ शिंदे के अधीन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन उन्हें जरूर अवश्य समझाया गया, उन्होंने भी समझ लिया होगा कि राजनीति के खेल में बहुत सारे ऐसे दांव चलने पड़ते हैं जो शुरू में कुछ असहज प्रतीत होते हैं, लेकिन अंततः उनके जो परिणाम आते हैं वो उस लक्ष्य की पूर्ति के हक में आते हैं जो उच्च स्तर पर जिसका निर्णय लिया जाता है और जिसका लाभ दल विशेष को, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अतः इस बात के साथ मैं अपनी बात आज समाप्त करना चाहूंगी कि अजीत पवार अगर फिर किसी क्रांति, किसी विस्फोट की तैयारी कर रहे हैं तो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि वे आज अगर किसी पर निर्भर है तो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है। ध्यान रखें, इस बात को महाराष्ट्र की जनता भी समझती है, उनके जो अपने समर्थक जो मतदाता है वो भी आज उन पर निर्भर है। उन्हें आज न कल इसका जवाब भी अपनी जनता को, अपने समर्थकों को, अपने मतदाताओं को देना पड़ेगा। धन्यवाद।